आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर करिएगा चाणक्य। जी हाँ साथियों, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है चाणक्य, वो राइट आंसर करिएगा। व्याख्या देखिएगा, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया था। इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। चाणक्य ने इसे मौर्य साम्राज्य के लिए मार्गदर्शक के रूप में लिखा था। इन पॉइंटों को आप याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जब आपको याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। राइट आंसर करिएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। व्याख्या देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने अपने शासनकाल में आक्रमणकारियों को रोका था और बाजार नियंत्रण की नीति लागू किया था। साथ ही दक्षिण भारत में विजय भी प्राप्त किया था। इन पॉइंटों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इन पॉइंटों से रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो। अगर नहीं बैठे तो लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन थे। राइट आंसर करिएगा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। तो कृष्णदेव राय ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। व्याख्या देखिएगा, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। उन्होंने कला, संस्कृत और वास्तुकला को बढ़ावा दिया था। उनके समय में अमरावती और हम्पी जैसे भव्य मंदिर भी बनाए गए थे। कभी कभी पूछ लेता है कि अमरावती और हम्पी जैसे भव्य जो मंदिर बने थे किसके शासन में बने थे तो कृष्णदेव राय के शासन में बने थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली। राइट आंसर करिएगा 1674 ईस्वी में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि मिली थी। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा 1674। 1674 में रायगढ़ में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई थी। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी इनका पूरा नाम था, ध्यान रखिएगा। कब इनको छत्रपति का उपाधि मिला था तो 1674 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में कौन शामिल था। आपका ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर करिएगा तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे। व्याख्या देखिएगा, तानसेन अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ भी थे। उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जनक भी माना जाता है। उनके रागों में दीप राग और मियाँ की मल्हार प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, दीप राग और मियाँ की मल्हार जो है ये तानसेन का राग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा स्थान था। तो राइट आंसर करिएगा मेरठ। मेरठ साथियों 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। व्याख्या देखिएगा, 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा जाता है। सिपाहियों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का विरोध इसका मुख्य कारण था। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो जो कारतूस थे उसमें चर्बी पाया गया था, जिसके विरोध में 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर करिएगा WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा WC बनर्जी। व्याख्या देखिएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बनी थी 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे,
WC बनर्जी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की। राइट आंसर करिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, सिंगापुर। व्याख्या देखिएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया था। कभी कभी पूछ लेता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं किसने लिखा था, यानी कि ये किसका नारा है, तो सुभाष चंद्र बोस का नारा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। किसके आदेश पर हुआ था, तो जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों लोगों पर जो कि निर्दोष थे उन पर गोलियां चलाई गई थी, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो ध्यान रखिएगा 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर करिएगा 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। तो 1920 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। व्याख्या देखिएगा, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। यह अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक विरोध का सबसे बड़ा आंदोलन था। जो असहयोग आंदोलन था वो अहिंसक रूप से था, जो कि सबसे बड़ा आंदोलन था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था। ध्यान रखिएगा 1920 में इस आंदोलन को शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और राइट आंसर करिएगा वेद। वैदिक काल का सबसे प्रमुख ग्रंथ वेद है। व्याख्या के रूप में अगर हम देखें तो साथियों वेद राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी। वैदिक काल का सबसे प्रमुख ग्रंथ वेद है। इसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर आधारित वेद हैं। ये चारों जो वेद हैं वो क्या है, भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर आधारित है। इन सभी पॉइंटों को आप जरूर ध्यान रखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता किस धातु के उपयोग के लिए प्रसिद्ध थी। तो राइट आंसर करेगा तांबा और कांसा धातु के लिए प्रसिद्ध थी सिंधु घाट सभ्यता। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। सिंधु घाट सभ्यता के लोग तांबे और कांसे का उपयोग करते थे। लोहा उनके समय में प्रचलित नहीं था। तांबे का उपयोग औजार और हथियार बनाने में किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तांबा और कांसा सिंधु घाट सभ्यता के लोग अधिक उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा लुम्बिनी में। ऑप्शन सी राइट आंसर आपका होगा लुम्बिनी। व्याख्या देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में हुआ था। वे साग के गणराज्य के राजकुमार थे और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि उनके पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन उनके पिता का नाम था। 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि वर्तमान में नेपाल में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है। तो लोथल है साथियों। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल जो है वो लोथल है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा लोथल। व्याख्या देखिएगा, लोथल जो कि वर्तमान में गुजरात में है, सिंधु घाट सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से समुद्री व्यापार के प्रमाण भी मिले हैं, यानी कि लोथल में जो है साथियों उस समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं। ये आप सभी जानते ही हैं, तो ध्यान रखिएगा।
लोथल इसका राइट आंसर करेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों में किसे संगीत का वेद कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर करिएगा। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को गाने की शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो आपका सामवेद ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आर्यों का भारत में प्रवेश कब हुआ था? तो दोस्तों आर्यों का भारत में प्रवेश 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का भारत में प्रवेश हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। व्याख्या देखिएगा साथियों, आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारत आए और वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। तो 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में आए थे और वहीं से वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध साथियों महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो मगध ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी राजधानी राहगिरी और बाद में पाटलिपुत्र थी। तो मगध का जो उस समय की राजधानी थी वो राजगृह थी, लेकिन बाद में इसको पाटलिपुत्र बनाया गया था। कभी कभी पूछ लेता है कि मगध का राजधानी कहाँ था, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन का जो अर्थ है वो है पहला उपदेश देना, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, पहला उपदेश देना। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से पुकारा गया। तो धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ क्या हम समझेंगे? पहला उपदेश देना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जामों में। राइट आंसर करेगा ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे या माने जाते हैं। तो ऋषभदेव ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं, जो पहले तीर्थंकर थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। तो कभी कभी पूछ लेता है पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव बताइएगा। 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत को किसने लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप सभी जानते ही हैं वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा वेद व्यास। व्याख्या, महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा। यह संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो महाभारत है वो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसको वेद व्यास जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर करिएगा। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो कलिंग युद्ध ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो राइट आंसर होगा। व्याख्या देखिएगा, कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुई थी, उसमें भारी हानि से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और अहिंसा का प्रचार किया था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के काल में प्रसिद्ध हुआ था? देखिएगा साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो हर्षवर्धन के शासन काल में प्रसिद्ध हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, हर्षवर्धन। व्याख्या देखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना था, यानी कि उस समय बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था। तो हर्षवर्धन ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने खिलजी वंश की स्थापना की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट आंसर करिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। व्याख्या देखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो जलालुद्दीन खिलजी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
जो 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में बताइएगा, जो कि आपका टेस्ट है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।